स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर और अब अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने अक्सर इन्हें टीवी चैनलों पर देखा है। तो आज हम डॉक्टर रहमानी से बात करेंगे जो देश के दो सबसे बड़े आंदोलन रहे हैं, सीए आंदोलन और किसान आंदोलन। उनमें अभी तक डॉक्टर रहमानी ने क्या फ़र्क देखा और ये दो आंदोलन थे वो आने वाले समय में क्या मैसेज देगा। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये दो बड़े आंदोलन थे, सीए और एनआरसी का आंदोलन और ये किसान आंदोलन, उन दोनों में आपने क्या फ़र्क देखा अभी तक? देखिए, पहली तो बुनियादी बात यह है कि ये दोनों आंदोलन आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आंदोलन हैं। सीए एनआरसी का जो आंदोलन है वो बेसिकली वुमेन अपराइजिंग है इस मुल्क में, और इससे पहले इतने लार्ज स्केल पे औरतों के जो आंदोलन हैं वो प्योरली औरतों के आंदोलन खड़े नहीं हुए थे। इवन मुझे याद नहीं कि इतना बड़ा जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, उसमें भी स्पेसिफ़िकली वुमेन आंदोलन कोई खड़ा हुआ हो। तो ये भारत की तारीख़ का एक इतना अहम आंदोलन था कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और ये ऐसा आंदोलन था कि जिसमें कोई बहुत ही मारूफ लीडरशिप सामने नहीं थी। औरतों का सेल्फ इनिशिएटिव था, चाहे वो राजधानी में शाहीन बाग में हो या मुल्क के किसी भी हिस्से में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक यकसा तौर पे खड़ा हुआ था। ये इस लिहाज से बिल्कुल यूनिक, स्पेसिफिक और तारीख़ी एक मूवमेंट रहा। किसानों का मूवमेंट कॉमन एक मूवमेंट की हैसियत में सिर्फ फार्मर मूवमेंट बहुत चले हैं मुल्क में। टिकैत के वालिद साहब महेंद्र सिंह टिकैत ने भी मूवमेंट खड़ा किया। उसके बाद साउथ इंडिया में तमिलनाडु के लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने बड़े मूवमेंट खड़े किए। हमारे वेस्टर्न यूपी के और जो ईस्टर्न यूपी के लोग पैदल मार्च करके दिल्ली तक कूच करने आए। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के एतबार से एक साल लगातार इतना खौफज़दा किए जाने वाले माहौल में किसानों का बैठा रहना, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के मूवमेंट से भी ज़्यादा, यानी अगर मैं कहूँ कि गांधी जी के डांडी मार्च जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट गांधी जी का, या नमक का सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, वो चंद महीने का था या चंद दिन का था। सर, आपको क्या लगता है ये सीए जो आंदोलन था वो कामयाब रहा या नाकामयाब रहा आपकी नज़र में? देखिए, सीए का मूवमेंट को अभी आप कामयाबी और नाकामी के नुक्ता नज़र से ना देखें। ये अपने आप में कामयाबी है कि इतने बड़ी सतह पे वुमेन अपराइजिंग इस मुल्क में हुई, और इस मुल्क की तारीख में पहली बार हुई। इस नुक्ता नज़र से देखें तो बहुत ही कामयाब मूवमेंट है, और उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि एक्ट बन गया। तभी दो साल हो गए अब एक्ट बने हुए। एक्ट को एक दिन के अंदर प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर मिल गए, गजट नोटिफिकेशन हो गया। आज 2 साल के बाद भी सरकार किसी न किसी एक बहाने से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में नाकाम साबित हुई है। ये बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। सरकार माने या ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन आज तक मजबूर है सरकार कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई रूल्स के तहत। और उसका एक रीज़न ये भी है कि बहरहाल नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट्स हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का मूवमेंट नहीं था जैसा कि पोस्ट किया जाता है, उसमें तमाम लोग शरीक थे। और नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअल वो सब्जेक्ट ही नॉर्थ ईस्ट का है, असम का, मणिपुर का, नागालैंड का, मिज़ोरम का, मेघालय का, वहाँ का मूवमेंट, वो इसको एक मिनट के लिए सीएए को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। सर, जिस तरह से इन तीनों कृषि कानून को जो वापस लिए गए, उसके बाद से लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि फिर से हमें सीए का आंदोलन करनी चाहिए, और उसी तरह से वो एक दिन मोदी जी आके माफ़ी मांगेंगे और ये जो सीए जो आंदोलन था उनको वो बिल को वापस लेंगे, सीए जो बिल था उनको वापस लेंगे। तो लोगों का ये कहना है कि ये आंदोलन फिर से करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये आंदोलन फिर से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, आंदोलन करने के मौक़े होते हैं। एक मौका जब निकल जाता है तो फिर उस तरीक़े से वो मूवमेंट खड़ा करना ज़रा मुश्किल होता है। किसानों का जो मूवमेंट है, सितंबर में ये बिल पास हुआ था, नवंबर में किसान आए हैं, उनका एक संयुक्त मोर्चा है, 32 ऑर्गेनाइजेशंस का इत्तेहाद है उसमें, वो उसको लीड करता है। ये हमारे टिकैत साहब
उसको लीड नहीं करते हैं। टिकैत साहब उसका फेस है, उसका चेहरा है, उसके स्पोक्स पर्सन है, लेकिन एक बाकायदा मुल्क की बड़ी काबिल लीडरशिप है उसके पीछे जो उस मूवमेंट को लीड करती है, और वो बहुत ही डिसिप्लिन मूवमेंट है। हर आदमी को संयुक्त मोर्चा की बात माननी पड़ती है, और अगर वो नहीं मानते तो संयुक्त मोर्चा उनको बाहर निकाल देता है। इस तरीके से सीएए का मूवमेंट उठाने के लिए अगर वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जाए तो उठाया जा सकता है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं की गई तो ये जो सरकार का है और जो ये इलेक्शन का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, ये माहौल उसमें कुछ रोड़े अटकाएगा, और सरकार भी बहुत ही सतर्क है इस मामले में। तो मेरा ख्याल है कि हमारी ये डिमांड बिल्कुल बहुत सख्ती के साथ जारी रहनी चाहिए कि सीए का कानून वापस लिया जाए। ये बहुत सख्ती से हर एक प्लेटफॉर्म से, हर एक रियासत से ये मूवमेंट, ये डिमांड बहुत शिद्दत के साथ उठनी चाहिए। इसमें और डिमांड्स भी शरीक करनी चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 का इशू है उसको भी करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा सब लोग मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, सोशल मीडिया पे मांग करेंगे, करना चाहिए, हक है, क्योंकि अगर ये तो वो सरकार है ना जो हर बात पे कहती थी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये वही सरकार है। 370 पे पार्लियामेंट में खड़े होकर होम मिनिस्टर जिस अंदाज से चिल्ला रहे थे, दोनों हाथ उठा उठा के चिल्ला रहे थे, खून बहा देंगे, कत्ल कर देंगे, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह चिल्लाए थे। उसी पार्लियामेंट में कि मैं ये 370 के बिल को, इसके किसान मूवमेंट को लेके इन्होंने कहा 1 साल इन्होंने क्या कुकर्म नहीं किए, क्या दमन नहीं किया, फिर कहा है उसको भी कहते थे ना, मूवमेंट किसान बिल तो वापस नहीं होंगे, अमेंडमेंट बता दो कोई करने, एमएसपी पे खत लिख के दे देंगे, कानून ले आएंगे कभी, यही सब कहते थे। पाकिस्तानी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, क्रिमिनल्स कहते थे, देन पीछे हट गए। तो जमहूरियत में ताकत और सस्टेनेबिलिटी, ये सबक पूरे देश को एक बार फिर पढ़ना चाहिए, और खुसूसन मुसलमानों को पढ़नी चाहिए कि जमहूरियत में एक नॉन वायलेंट मूवमेंट मुल्क गिर सतह का बड़ी से बड़ी दमनकारी सरकार को नाकाम करके कदम पीछे हटाने पे मजबूर कर सकता है। किसान मूवमेंट ने साबित किया। सर, आप राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। मोदी जी से लेकर उनके सारे मंत्रियों ने इन कृषि कानून के फ़ायदे गिनाते रहे 1 सालों तक, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो 1 साल बाद इन कानूनों को वापस लेना पड़ा उन्हें? देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने एक बात हमेशा कही है, जमहूरियत का मतलब है अवामी दबाव। सीधे से एक लफ्ज़, जमहूरियत का मतलब अवामी दबाव। वो दबाव प्रदर्शन का हो या वो दबाव वोट का हो, दोनों जरियों से दबाव डाला जाता है। और हर पार्टी जो रूलिंग क्लास में रहना चाहती है वो इस दबाव को एक्सेप्ट करती है। हमेशा का कायदा है और हमेशा रहेगा, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दबाव कबूल किया जाता है, अवाम का और वोट का। इस वक्त वोट का दबाव है। आप यकीन कीजिए कि स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, भले ही वो आवाम के सामने नहीं लाए गए, 70 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने नहीं जा रही थी इस मूवमेंट के चलते हुए, नॉट मोर देन 70, ये औकात हो गई थी बीजेपी। पंजाब में अकालियों का और कांग्रेस का मुकाबला था, बीजेपी पिक्चर में ही नहीं थी। उत्तरांचल में, और अगर ये 5 में से 3 एक ही 4 स्टेट्स में इनकी सरकार है, ये 5 निकल जाए हाथ से तो क्या होगा, 2024 निकल जाएगा, गुजरात भी निकल जाएगा। तो ये इतना बड़ा दबाव सरकार के ऊपर था कि आप, ये मामूली बात नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर था किसान के। ये एक्ट जो थे ये अवामी दबाव में लाए गए थे, ये उस कॉरपोरेट के दबाव में लाया गया था जो कॉरपोरेट हजारों करोड़ रुपया रूलिंग पार्टी को देता है, हजारों करोड़ रुपया। वो हजारों करोड़ रुपए वाला दबाव भी अवामी दबाव के आगे नाकाम हुआ है, ये बात मुल्क को समझनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो भी 5 राज्यों में आने वाले चुनाव है उनसे इन कानून जो वापस लेगा उनसे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं अभी कुछ दिन पहले गया था गाजीपुर बॉर्डर पर, जब मुझसे पूछा गया कि आप बीजेपी को वोट करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो क्या लगता है वापस लेने से कोई फ़र्क पड़ेगा उनसे? ये एक कोशिश है सरकार की कि कोई फ़र्क पड़ जाए, और इसके बाद कुछ चीज़ें शायद सरकार अभी और करेगी कि जिससे कोई फ़र्क पड़े।
लेकिन मार पीछे पुकार है। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अभी तो बहुत मुश्किल है फर्क का पड़ता। कम से कम लोगों ने ये तो देख लिया ना, भले ही सरकार बिल वापस ले रही है, कानून को वापस ले रही है, लेकिन लोगों ने सरकार को देख लिया कि सरकार अपनी मनमानी करने के लिए एक आम आदमी पे किस कदर जुल्म कर सकती है और कॉरपोरेट के सेक्टर को खुश करने के लिए किस हद तक आगे जाके वो एंटी पीपल हो सकती है। ये बात तो खुल के सामने आ गई। वो जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहा करते थे कि हम नया भारत बनाएंगे और हम वो एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ एक ख़ास तबके को पोलराइज कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें खुल के नंगी होके सरकार आज सामने खड़ी है। तो इसलिए इलेक्शन पे इसका कोई बहुत इम्पैक्ट होगा ये सरकार समझ सकती है, मुझे नहीं लगता। सर, जिस तरह से सीए आंदोलन हुआ जिसमें नौजवानों को खासकर टारगेट किया गया, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, लेकिन किसान आंदोलन भी हुआ लेकिन उन पर किसी पर भी यूएपीए नहीं लगाया गया। हालांकि दोनों को बदनाम किया गया, उन्हें भी पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें भी जिहादी कहा गया, तालिबानी, खालिस्तानी, जो भी वो एलिगेशन लगा सकते उन सारे के सारे एलिगेशन उन्हें लगाया। तो क्या लगता है कि खास करके जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि वो हमसे एक सवाल न कर सके? बदकिस्मती से ये मुल्क आज़ादी के 75वें साल में यू टर्न ले गया है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि नए भारत की तामीर, बार बार नए भारत की तामीर का, ये एक अलामती लफ्ज़ है। क्या मतलब है नए भारत की तामीर? कौन सा नया भारत लाना चाहते हैं? इस बात को पूरे मुल्क को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि नए भारत के अर्थ क्या है। और उसके बाद फिर दलितों को और ट्राइबल्स को ये बात समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को तो प्राइमरीली समझना चाहिए कि नए भारत का क्या मतलब। और फिर दलितों ट्राइबल, इसलिए कि आरएसएस ये सरकार चलाती है। आरएसएस सिर्फ सरकार और बीजेपी को नहीं चलाती है, आरएसएस हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस मुल्क में चलाती है। मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, कभी डिबेट इस पे लंबी हुई तो उसे साबित करूँगा। आरएसएस इस मुल्क की हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाती है। आरएसएस का क्या आइडियोलॉजी है? आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदी, हिंदू, हिंदू राष्ट्र। यह है नया भारत। तो मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो यू टर्न लेके 1947 की तरफ वापस लौट चुकी है। और अब सिचुएशन मुल्क में तकरीबन 46 और 47 वाली काफ़ी हद तक हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही कसर उसमें बाकी रह गई है। तो नए भारत का मतलब हर एक भारतवासी को जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है उसको समझना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी नए भारत के नाम पे हिंदू राष्ट्र और मनुवाद को लागू करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फिर से वो तानाशाही सरकार है और जो पहले 1947 से होता आ रहा है उस तरह का फिर इंडिया में होने वाला है? हो ही रहा है, क्या नहीं हो रहा? आप देखिए जो डिबेट्स इस वक्त की जा रही हैं मुल्क के अंदर, जो बहस की जा रही है, हिंदू की बहस, हिंदू और हिंदुत्व की बहस क्या है? ये बहस तो बहुत पुरानी बहस है। ये 1890 में बहस ये शुरू होके और फिर ये बहस दोबारा से सावरकर के बाद आई थी, इस मुल्क में खूब बहस की थी, अभी फिर वही बहस की जा रही है। वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी वही कंट्रोवर्सी है ना? तो वो सारी बहसें जो हम कंक्लूड कर चुके थे वेल बिफोर 1947, वो आज अगर दोबारा शुरू की जा रही हैं, क्यों की जा रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ की बात जो की जा रही है। और अब मस्जिदों में, आपको लगता है गुड़गांव में चंद मस्जिदों में, चंद पार्कों में जुमे की नमाज़ पढ़ने को मना करना सिर्फ एक सिंपल सा इतना ही वाक़या है कि जुमे की नमाज की इजाज़त नहीं? बहुत बड़ा एक वाक़या है। जितनी आप टेलीविज़न की डिबेट देख रहे हैं, कुछ में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, सरकार मस्जिदों का, सरकार नहीं बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टी और ये आरएसएस इस पूरे मुल्क में एक मस्जिद का भी वजूद देखना नहीं चाहती। अभी त्रिपुरा में हुआ जिस तरह से मस्जिदों को टारगेट किया गया। देखिए, मैं आपको 2001 का एक स्टेटमेंट याद दिला दूं लाल कृष्ण आडवाणी का, जब वो कहते थे कि मैं जब सड़कों से गुजरता हूं और वहाँ मस्जिद दिखाती है तो मेरे दिल पे सांप लौटते हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा था। ये वो पॉलिसी है और कांग्रेस ने इस पॉलिसी को उस वक्त ताकत दी जब उन्होंने कहा कि जो आसार कदीमा की मसाजिद है वो अब नेशनल मोनूमेंट है, उनमें कोई अब नमाज नहीं होगी। अभी जो ये एनसीआर रीजन है, 78 वो मस्जिदें हैं जिनमें लाखों लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ सकते हैं, सब पे पाबंदी लगा रखी है। तो उनका मकसद सिर्फ इतना नहीं है, वो मस्जिदों का वजूद नहीं देखना चाहते, वो इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड
एक भी जो अलामत इस मुल्क में कहीं दिखाई देती हो, वो अजान हो, वो नमाज हो, वो मस्जिद हो, दरगाह हो, इमाम बाड़ा हो, वो नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। तो सर क्या ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्का के पहलू है? मैंने कहा कि इस मुल्क में जो कि तमाम सियासी पार्टीज आरएसएस से गवर्न होती है, तो कांग्रेस भी आरएसएस से गवर्न होती है, बीजेपी भी होती है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, इन दो आंदोलनों से मुसलमानों को क्या सबक लेनी चाहिए? मुसलमानों को सबक ये लेना चाहिए कि वो जमहूरियत में अपने यकीन को कमज़ोर हरगिज़ ना होने दें। और ये मैंने जो एक जुमला कहा, जमहूरियत का मतलब अवामी दबाव, वोट का भी और आंदोलन का भी। अपने वोट को ठीक से इस्तेमाल करना सीखें। वोट को दीवार से लगा दिया, मुसलमान वो सियासत करें क्यों कहें कि हमारा वोट बादशाहगर था 52 में भी, 1952 में, और आज भी हम बादशाहगर हैं, किसी की सरकार भी बने। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये एहसास होना चाहिए कि नहीं, मुसलमानों को साथ लिए बगैर सरकार नहीं बन सकती। वो एक टैक्टिकल वोटिंग मुसलमानों को करनी चाहिए, और ये काम मुस्लिम तंजीमों का है और मुस्लिम प्रेशर ग्रुप्स का है। हमने शुरू कर दिया है, हम करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रहमानी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। आप भी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com